नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संघर्ष क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं आपका अपना सत्यम द्विवेदी स्वागत करता हूं पर्यावरण अध्ययन की सीरीज के अंतर्गत आपदा प्रबंधन नामक टॉपिक के पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में आज हम आपदा प्रबंधन टॉपिक के एक एक बिंदुओं पर चर्चा करना शुरू करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है इसके पहले हम आपदा प्रबंधन का पार्ट 1 लेकर के आए थे, जिसमें हमने आपदा प्रबंधन के सिलेबस को डिस्कशन किया था। और आज उसी सिलेबस को एक बिंदुवार तरीके से अध्ययन करना क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो देखिएगा, आप लोगों को पता है जो आपदा प्रबंधन शब्द है, इस आपदा प्रबंधन शब्द में पहला शब्द जो है आपदा है। सबसे पहले हम आपदा शब्द के अर्थ को जानेंगे कि आपदा क्या होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वास्तव में जो आपदा है यह एक अनअपेक्षित घटना है। आपदा क्या है? एक अनअपेक्षित घटना। अनअपेक्षित घटना से हमारा तात्पर्य क्या है? तो ऐसी घटना जिसकी हमें कोई अपेक्षा ना हो या जिसके आने का हमें कोई आभास ना हो, ऐसी प्रत्येक घटना क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? अनअपेक्षित घटना। तो आपदा क्या है? एक अनअपेक्षित घटना है। और यह आपदा नामक घटना ऐसे तत्वों द्वारा घटित की जाती है। ध्यान दीजिएगा दूसरे पॉइंट पर कि यह घटना ऐसे तत्वों द्वारा घटित की जाती है जिस पर मानव का कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी प्रत्येक घटना जो ऐसे तत्वों द्वारा घटित की जा रही हो जिस पर मानव कोई कंट्रोल ना कर सके, ऐसी प्रत्येक घटना किस नाम से जानी जाएगी? आपदा के नाम से। तो प्यारे बच्चों, आपदा एक अनअपेक्षित घटना है और वास्तव में इस घटना को घटित करने में जिन तत्वों का योगदान होता है, इन तत्वों पर मानव का किसी भी प्रकार से कोई कंट्रोल नहीं होता। इस कारण ऐसी प्रत्येक घटना को आपदा के नाम से क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। जैसे आप लोगों ने कई प्रकार की आपदाओं के बारे में सुना होगा, जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि। अब आप लोगों को पता है कि यदि हम सूखा और बाढ़ की चर्चा करें तो सूखा और बाढ़ नामक आपदा को जन्म देने में प्रमुख भूमिका किसकी है? प्रकृति की। तो क्या इस आपदा को रोकने में मानव सक्षम है? क्या मानव क्या प्रकृति द्वारा निर्मित इन आपदाओं को रोक सकता है? क्या मानव प्रकृति द्वारा निर्मित इन घटनाओं को रोक सकता है? क्या नहीं। तो याद रखिएगा, इस कारण से ऐसी प्रत्येक घटना जिसको घटित होने में जो तत्व जिम्मेदार है या जो तत्व योगदान दे रहे हैं उन पर मानव कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी प्रत्येक घटना किस नाम से जानी जाएगी? आपदा के नाम से। प्यारे बच्चों, आरंभिक समय पर केवल आपदा के संदर्भ में प्राकृतिक आपदाओं के बारे में ही चर्चा होती थी, परंतु 19वीं शताब्दी के पश्चात जैसे जैसे मानव सभ्यता ने प्रगति की, मानव ने नवीन विकास के आयाम खोजे, तो यहाँ पर समय समय पर कुछ मानव निर्मित आपदाएं भी हमें क्या हुई है? देखने को मिली है। और इस प्रकार से आपदा आज केवल प्राकृतिक ना होकर के मानव निर्मित भी बन चुकी है। और इन बिंदुओं पर आगे क्रमवार तरीके से हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगले चरण में अब हम आपदा के प्रकारों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अध्ययन सुविधा की दृष्टि से हमारे विद्वानों के द्वारा मौजूद आपदाओं को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से एक हिस्सा प्राकृतिक आपदा का है और दूसरा हिस्सा मानव निर्मित आपदा का। आखिर इन्हें प्राकृतिक आपदा और इन आपदाओं को मानव निर्मित आपदा क्यों कहा गया? चलिए इस बिंदु को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा को जन्म देने में, इस आपदा को जन्म देने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? प्रकृति की होती है। क्योंकि इन आपदाओं को जन्म देने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? प्रकृति की होती है। तो ऐसी प्रत्येक आपदा जिसको जन्म देने में प्रमुख भूमिका प्रकृति की हो, ऐसी प्रत्येक आपदा किस नाम से जानी जाएगी? प्राकृतिक आपदा के नाम से। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाओं में हम कई प्रकार की आपदाओं को शामिल कर सकते हैं, जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप आदि। इसके पश्चात
आपदा के दूसरे प्रकार में हमने देखा मानव निर्मित आपदा को। मानव निर्मित आपदा क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को अवगत है, यहां पर शब्द का प्रयोग किया गया है मानव। तो मानव से हमारा आशय है इन आपदाओं के जन्मदाता के रूप में हम किसको देखेंगे? मानव को। तो ऐसी प्रत्येक आपदा जिसको जन्म देने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? मानव की होती है। तो ऐसी प्रत्येक आपदा मानव निर्मित आपदा के नाम से क्या की जाएगी प्यारे बच्चों? जानी जाएगी। तो यानी वह आपदा जिसको जन्म देने में प्रमुख किरदार मानव का है, ऐसी प्रत्येक आपदा किस नाम से जानी जाएगी? मानव निर्मित आपदा के नाम से। अब हम मानव निर्मित आपदा में विभिन्न प्रकार की आपदाओं को देखते हैं, जैसे जनसंख्या विस्फोट एक प्रमुख मानव निर्मित आपदा है। जनसंख्या का दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जनसंख्या में दिन प्रतिदिन मानव के द्वारा वृद्धि की जा रही है और यह एक आपदा के रूप में हमारे सामने दृष्टिगोचर हो रही है। दूसरी ओर मानव लगातार औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर रहा है, नई नई इंडस्ट्रियों को खोल रहा है और इस कारण विभिन्न प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाएं आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। आप लोगों ने सुना होगा कि आज इस गैस प्लांट से रिसाव हुआ, कल उस फैक्ट्री से रिसाव हुआ, आज उस फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ। तो जितनी भी ये औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं, चूंकि इन औद्योगिक केंद्रों की स्थापना किसने की? मानव ने। इस कारण से इन सभी औद्योगिक दुर्घटनाओं को किसकी श्रेणी में लाया जाएगा? मानव निर्मित आपदा की श्रेणी में। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मानव निर्मित आपदा में प्रमुख रूप से हमें 3 आपदाओं पर विशेषकर ध्यान देना है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर, फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के ऊपर, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना के ऊपर। ये सभी ऐसी मानव निर्मित आपदाएं हैं जिनके बारे में विभिन्न टेट परीक्षाओं में, विभिन्न संविदा शिक्षक परीक्षाओं में या विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहां से प्रश्न जरूर आमंत्रित किए गए हैं। और इसके अलावा मानव निर्मित आपदा का एक प्रकार हम वाहन दुर्घटना के रूप में देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है वाहन का निर्माण तो प्रकृति ने नहीं किया, वाहन का निर्माता तो मानव है और जिस तत्व की रचना मानव ने की है और इससे यदि कोई घटना घटित होगी तो यह घटना कैसी होगी? मानव निर्मित आपदा की श्रेणी में रखी जाएगी। इस कारण से वाहन दुर्घटना को भी हम लोग कहां अध्ययन करेंगे? मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस वर्गीकरण के पश्चात हम एक एक करके सबसे पहले प्राकृतिक आपदाओं को समझना शुरू करेंगे और दूसरे क्रम में हम मानव निर्मित आपदाओं को एक एक करके समझना क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूखा नामक प्राकृतिक आपदा के साथ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि शब्द लिखा हुआ है सूखा, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो सूखे की घटना है यह प्रमुख रूप से पानी की कमी से संबंधित है। यदि हम साधारण शब्दों में बात करें तो सूखा क्या है? तो प्यारे बच्चों, साधारण शब्दों में सूखा एक प्रकार से पानी की क्या है? आपकी कमी है। यदि हम सूखा नामक प्राकृतिक आपदा के कारणों पर चले तो सूखा नामक प्राकृतिक आपदा के 3 प्रमुख कारण हमें दिखाई देते हैं। ये 3 प्रमुख कारण क्या है? आइए इन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला कारण है किसी भी जगह पर लगातार कम वर्षा होना। किसी भी भूभाग में लगातार क्या होना? कम वर्षा होना। यह पहला महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, उस जगह का लगातार जो वाटर लेवल है या भूमिगत जल का स्तर है उसका लगातार क्या होना? नीचे की ओर जाना, यानी भूमिगत जल स्तर जो है उस जगह पर कम होना। प्यारे बच्चों, भूमिगत जल क्या है? तो ऐसा जल जो भूमि के अंदर मौजूद होता है, जिसे हम ट्यूबवेल और नल आदि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, ऐसा जल क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? भूमिगत जल। तो उस जगह पर लगातार जो भूमिगत जल है उसका स्तर, यानी उस जगह का जो वाटर लेवल है उसका लगातार क्या होना? नीचे की ओर आना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उस भाग पर लगातार, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? उस भाग पर लगातार क्या होना? वाष्पीकरण की क्रिया होना। ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं जो एक प्राकृतिक आपदा को जन्म देते हैं। और यह प्राकृतिक आपदा किस नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों? सूखा के नाम से। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि लगातार यदि किसी स्थान पर बारिश कम हो रही है
इसके अलावा उस जगह का वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे की ओर आ रहा है और इसके अलावा वहां पर लगातार जो वाष्पीकरण की क्रिया है वह चल रही है। तो ऐसे क्षेत्र में निश्चित तौर पर एक प्राकृतिक आपदा देखी जाएगी और इस प्राकृतिक आपदा को सूखा के नाम से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। अब यदि हम सूखा से संबंधित, सूखा प्राकृतिक आपदा से संबंधित यदि डाटा की बात करें तो प्यारे बच्चों, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, यानी भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 19% हिस्सा लगातार सूखे की चपेट में रहता है और इसके अलावा भारत की कुल जनसंख्या का 12% हिस्सा लगातार सूखे की चपेट में रहता है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक बहुत भयानक क्या है, आपकी प्राकृतिक आपदा है। यदि बात करें कि सूखा नामक प्राकृतिक आपदा से भारत के कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित है, तो इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हम नाम लेंगे राजस्थान राज्य का। और राजस्थान राज्य में प्यारे बच्चों कुछ जिले हैं जिनमें आपको जैसलमेर और बाड़मेर जिलों का नाम याद रखना है। ये सब ऐसे राजस्थान राज्य के जिले हैं जो सूखे की समस्या से प्रभावित हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो राजस्थान राज्य है इसका पश्चिमी भाग मरुस्थल के रूप में क्या हो चुका है, तब्दील हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि सूखे की घटना सैकड़ों वर्षों तक किसी भूभाग पर मौजूद होती है तो उस भूभाग की जो संपूर्ण भूमि है वह मरुस्थल के रूप में, डेजर्ट के रूप में या रेतीले भाग के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और प्यारे बच्चों, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यह वर्तमान समय में एक मरुस्थल के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है या तब्दील दिखाई दे रहा है। आखिर राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल के रूप में क्यों तब्दील हुआ? तो इसका प्रमुख कारण राजस्थान राज्य में मौजूद एक पर्वत है जिसे हम अरावली पर्वत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, अरावली पर्वत कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। और इस पर्वत के कारण कैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल के रूप में तब्दील हो गया, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मानसून के बारे में सुना होगा कि मानसून दक्षिण से उठता है और उत्तर की ओर चला आता है। तो इसी क्रम में मानसून आगमन के समय पर जब भारतीय मानसून राजस्थान राज्य में प्रवेश करता है तो राजस्थान राज्य में मौजूद अरावली पर्वत नामक श्रृंखला से यह मानसून जो है यह अरावली पर्वत नामक श्रृंखला के पूर्वी भाग से टकराकर अरावली पर्वत के पूर्वी भाग में तो वर्षा कर देता है, परंतु प्यारे बच्चों यह मानसून इस अरावली पर्वत के कारण पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में नहीं पहुंच पाता। इस कारण से राजस्थान का पश्चिमी भाग में लगातार सैकड़ों वर्षों से, कई वर्षों से यहां पर वर्षा नहीं हो पा रही है और इसी कारण यह राजस्थान का पश्चिमी भाग प्रमुख रूप से मरुस्थल के रूप में क्या हो चुका है, तब्दील हो चुका है। यानी मरुस्थल का बनना सूखे की समस्या का ही क्या है, एक प्रमुख कारण है। यानी सूखे की समस्या से ही मरुस्थल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके अलावा भारत के यदि हम अन्य राज्यों की चर्चा करें तो गुजरात राज्य में एक जगह है कच्छ जगह भी वर्तमान समय में सूखे की समस्या से प्रभावित है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य का जो पूर्वी हिस्सा है यह भी भारत में सूखे की समस्या से प्रभावित है। इसके अलावा यदि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में जो चंबल संभाग का कुछ क्षेत्र है, यानी चंबल संभाग में भिंड, मुरैना वगैरह जिले आते हैं, तो चंबल संभाग का भी कुछ हिस्सा इस सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा से क्या है, आपका प्रभावित है। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों ने यहां पर अभी तक सूखे की समस्या के कारणों को समझा, सूखे की समस्या से डाटा, सूखे से संबंधित डाटा को देखा और सूखा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में चर्चा की। और अब हम अगले चरण में बढ़ते हुए सूखा से संबंधित, सूखा नामक प्राकृतिक आपदा से संबंधित कुछ कीवर्ड के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। आखिर ये कीवर्ड क्या है, ये आपके एग्जाम में विभिन्न शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आमंत्रित हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ये कीवर्ड क्या है। जैसे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने नाम सुना होगा अकाल का, एक कीवर्ड आता है अकाल। तो अकाल क्या है? तो प्यारे बच्चों, लगातार जब किसी क्षेत्र में पानी की कमी होगी, यानी वहां पर सूखे की समस्या निर्मित होगी, और जब सूखा की समस्या निर्मित होगी तो वहां पर जो कृषि कार्य है
यह पूर्ण रूप से क्या होगा, प्रभावित होगा। और जब कृषि कार्य प्रभावित होगा तो इस जगह पर खाद्यान्न संकट क्या होगा, निर्मित होगा। और जब खाद्यान्न पर संकट होगा तो खाद्यान्न संकट से निर्मित जो घटना होगी, खाद्यान्न संकट से निर्मित जो आपदा होगी, इसे किस नाम से संबोधित किया जाएगा, अकाल के नाम से। यानी अकाल क्या है, तो सूखे के साथ जब किसी स्थान पर खाद्यान्न संकट भी मौजूद हो जाए तो इस घटना को किस नाम से संबोधित किया जाएगा, अकाल के नाम से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने एक कीवर्ड और सुना होगा, तृण अकाल। अब ये तृण अकाल क्या है प्यारे बच्चों, तो तृण शब्द का अर्थ है चारा। और आपको पता है चारा किसके लिए आवश्यक होता है, पशुओं के लिए। चारे को कौन खाता है, पशु खाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी जगह पर यदि सूखे की समस्या है और सूखे की समस्याओं के कारण वहां पर पशुओं के लिए जो चारा उपलब्ध था वह पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यानी पशुओं के लिए वहां पर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री नहीं बची है। तो इस प्रकार की घटना को हम तृण अकाल के नाम से क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। यानी तृण अकाल में पशुओं के लिए चारे की समस्या होती है, अकाल में मानव के लिए खाद्यान्न संकट निर्मित होता है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों एक कीवर्ड यूज किया जाएगा आप लोगों से कि त्रि अकाल क्या है। तो प्यारे बच्चों हमें याद रखना है कि जब सूखा के साथ अकाल, अकाल के साथ तृण अकाल, ये तीनों घटनाएं एक साथ क्या होती हैं, घटित होती हैं। तो इन तीनों घटनाओं के समूह को त्रि अकाल के नाम से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। तो ये थे सूखा नामक प्राकृतिक आपदा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड। और इसके अलावा अंतरिम तौर पर अब हम बात करेंगे कि आखिर जो ये सूखा नामक आपदा है, इस आपदा के प्रभाव को कैसे कम किया जाए या इस आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं इस आपदा के प्रभाव को कम करने के उपाय या सूखा आपदा से निपटने के उपाय। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सूखा नामक प्राकृतिक आपदा से निपटने का वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण से हमारा क्या आशय है, जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है मानसून काल का दौर है, अब लगातार वर्षा होना शुरू होगी। जब वर्षा हो तो हमें घरों में जो छतों पर आने वाला पानी है उसको एक जगह एकत्रित करना है। और उस जल को हमारा प्रयास होना चाहिए कि वह जल ऐसे भूभाग पर एकत्रित किया जाए जिससे कि वह रिस रिस करके जमीन के अंदर क्या हो जाए, पहुंच जाए और आपका जो भौम जल स्तर है उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो हमें सबसे पहले इस सूखा नामक प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए वर्षा जल संग्रहण पर बात करनी होगी। प्यारे बच्चों यहां से कुछ प्रश्न आपकी एग्जाम परीक्षाओं में आमंत्रित हो चुके हैं। जैसा कि एक कीवर्ड में यहां पर यूज करता हूं, आपसे पूछा जाएगा टांका क्या है। यदि आप लोग इस टांका के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा कि टांका क्या है और टांका के माध्यम से कैसे हम वर्षा जल का क्या कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और मैं आपसे डिस्कशन में ला रहा हूं, चश्मा। चश्मा नामक कीवर्ड भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चश्मा क्या है और चश्मा के माध्यम से कैसे हम जल संग्रहण का कार्य या जल के संरक्षण का कार्य करते हैं। यदि आप इन दोनों शब्दों के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर अपना आंसर दीजिएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। तो पहला उपाय क्या है, वर्षा जल का संग्रहण। यानी जो वर्षा के माध्यम से जल आ रहा है उसको एक जगह हमें संग्रहित करना है। दूसरा, अत्यधिक जल भराव क्षेत्र से, यानी जिस जगह पर अत्यधिक रूप से जल उपलब्ध है, यानी अत्यधिक रूप से जो जल भराव क्षेत्र है, यहां से हमें जल को लेकर के जल संकट वाले भागों में हमें जल को क्या करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। यानी हमें ऐसे प्लान तैयार करना है जिसके माध्यम से किसी क्षेत्र पर उपलब्ध अत्यधिक जल को निकाल करके ऐसे हिस्सों में जल को पहुंचाना जहां पर जल संकट मौजूद है, ये हमारा दूसरा उपाय होगा। इसके अलावा हमें नदी जोड़ो परियोजनाओं को, यानी एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने की परियोजना जो है, इस परियोजना को आरंभ करना चाहिए ताकि यदि किसी नदी में कम जल है तो बड़ी नदी से जल को लेकर के उस नदी तक पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि उस आसपास रहने वाले लोगों को जल की कमी नहीं
नहीं होगी। और इसके अलावा लगातार क्या करना, वृक्षारोपण करना, ये वो महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनके माध्यम से प्यारे बच्चों हम इस सूखा नामक प्राकृतिक आपदा से क्या हो सकते हैं, सूखा नामक प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों यह आपदा प्रकृति द्वारा निर्मित होती है, अतः इस आपदा को कंट्रोल करने में मानव अक्षम है, मानव इस आपदा को कंट्रोल नहीं कर सकता, परंतु इस आपदा के प्रभाव को इन उपायों द्वारा मानव जरूर कम कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसके साथ ही सूखा नामक प्राकृतिक आपदा के बारे में डिस्कशन समाप्त हुआ। चलिए तो बच्चों अब हम एक दूसरी प्राकृतिक आपदा जिसे बाढ़ के नाम से संबोधित किया जाता है, बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यदि हम बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा के कारणों की बात करें तो सबसे पहले एक और बात मैं आपसे डिस्कशन कर लूं प्यारे बच्चों, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं इन प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देने में प्रमुख किरदार तो प्रकृति का होता है, परंतु याद रखिएगा इन आपदाओं के पीछे प्रमुख रूप से मानव का योगदान भी होता है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक आपदा में प्रमुख भूमिका तो प्रकृति की होती है, परंतु इस प्राकृतिक आपदा के पीछे मानव का भी एक बहुत बड़ा किरदार होता है। यानी मानव प्रत्येक प्राकृतिक आपदा के लिए प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से जरूर क्या होता है, जिम्मेदार होता है। इस बात को यहां पर हमें समझने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। प्यारे बच्चों यदि हम बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा के कारणों पर चर्चा करें कि आखिर बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा किन कारणों से आती है, तो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा को जन्म देने में, वह प्रमुख भूमिका किसकी होती है, प्रकृति की होती है। और प्रकृति की प्रमुख भूमिका अतिवृष्टि के रूप में होती है। यानी लगातार जब अत्यधिक रूप से वर्षा होती है तो इसके कारण एक प्राकृतिक आपदा जन्म लेगी जिसे बाढ़ नाम से क्या किया जाएगा, संबोधित किया जाएगा। प्यारे बच्चों इसके अलावा कुछ मानवीय कारण भी हैं जिनके कारण बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा जन्म लेते दिखाई देती है, जैसे प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना। अब आपको पता है प्रकृति ने नदियां निकली तो नदी अपने एक निश्चित मार्ग से जा रही थी, परंतु मानव ने क्या कर दिया, उस नदी के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया, वहां पर मलबा जमा कर दिया, वहां पर बड़े बड़े विशाल बांधों का निर्माण कर दिया। तो हमने क्या किया, जो प्राकृतिक अपवाह तंत्र थे यानी जो जल का प्रवाह भाग था उसको मानव ने क्या कर दिया, अपने क्रियाकलापों से अवरुद्ध कर दिया। तो यह पहला मानवीय कारण हुआ। इसके अलावा नदी के तटवर्ती इलाकों में और बाढ़कृत मैदानों में मानव द्वारा की जाने वाली बसाहट, यह दूसरा मानवीय कारण हुआ कि मानव क्या कर रहा है, लगातार जो नदी के तटवर्ती इलाके हैं वहां पर मकान बना रहा है, वहां पर निवास कर रहा है। और जो हमें पता है कि नदी के आसपास का यह क्षेत्र बाढ़ आपदा से ग्रसित होता है, वहां पर भी मानव बसाहट लगातार कर रहा है, इस कारण से भी यह आपदा हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा प्रमुख रूप से लगातार मानव वनों का क्या करता जा रहा है, विनाश करता जा रहा है। तो इन सभी कारणों से एक प्राकृतिक आपदा जन्म लेती दिखाई दी जिसे हमने किस नाम से संबोधित किया, बाढ़। यदि पूछा जाए कि बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा का प्रमुख कारण क्या है तो अतिवृष्टि है, यह प्राकृतिक कारणों में आएगा। अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध करना, तटवर्ती और बाढ़कृत मैदानों में मानव की बसाहट करना और वनों का विनाश करना, यह सब इस आपदा के मानवीय कारण होंगे। क्लियर है बात। इसके पश्चात यदि हम बात करें कि बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ कब आती है, भारत के कौन कौन से हिस्से इस बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते हैं, तो चलिए अब इन सभी बिंदुओं को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, भारतीय संदर्भ में या विश्व के संदर्भ में बाढ़ जो है, बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा जो है यह विशेष ऋतु में क्या होती है, दिखाई देती है। जैसे कि प्यारे बच्चों कुछ समय पश्चात वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है और इस वर्षा ऋतु में आप इस आपदा को जरूर दृष्टिगोचर कर पाएंगे। तो बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा प्रमुख रूप से किस ऋतु में दिखाई देती है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में आखिर यह आपदा क्यों होती है, क्योंकि प्यारे बच्चों वर्षा ऋतु में क्या होती है, अतिवृष्टि होती है और इस अतिवृष्टि के कारण
वर्षा ऋतु में जो नदी की वाहिकाएं होती हैं, वाहिकाओं का मतलब नदी का वह मार्ग जहां से नदी का जल क्या होता है, प्रवाहित होता है, वह भाग क्या कहलाता है, नदी की वाहिका कहलाता है। यदि वर्षा ऋतु के समय पर अतिवृष्टि के कारण जो नदी की वाहिकाएं होती हैं, नदी का प्रवाह मार्ग होता है, उसमें क्षमता से अधिक जल क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। तो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण जो नदी की वाहिकाएं होती हैं, नदी की वाहिकाओं में प्यारे बच्चों एक निश्चित क्षमता तक जल धारण करने की क्षमता होगी, परंतु अतिवृष्टि के कारण यदि नदी की वाहिकाओं में अत्यधिक रूप से क्या पहुंच जाता है, जल पहुंच जाएगा, तो नदी की वाहिकाओं का जो जल होगा वह नदी की वाहिकाओं को अब क्या करेगा, तोड़ेगा, और तोड़ करके आसपास नदी के तटवर्ती इलाकों में मौजूद जो मानव की बस्तियां हैं, वहां पर नदी के तटवर्ती इलाकों में मौजूद जो आसपास की जमीन है, उन जमीनों में यह नदी की वाहिकाओं से निकल करके जल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और यहां पर आप इस प्राकृतिक आपदा को देखने का कार्य करेंगे, और यह प्राकृतिक आपदा क्या होगी, बाढ़ होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जो नदी की वाहिकाएं होती हैं, अतिवृष्टि के कारण उनमें क्षमता से अधिक जल आ जाता है। इस कारण से नदी की जो जल होगा वह नदी की अब वाहिकाओं को तोड़ने का कार्य करेगा, और तोड़ करके आसपास मौजूद जो मानव बस्तियां होगी, आसपास मौजूद जो जमीन होगी, वहां पर जल विशाल रूप से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और आपको बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा क्या होगी, दिखाई देगी। अब यदि हम बात करें कि आखिर भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं यह बाढ़ प्रभावित समस्या से ग्रसित है, तो प्रमुख रूप से यहां पर हम 3 भारतीय राज्यों को देखेंगे जो प्रमुख रूप से बाढ़ समस्या से ग्रसित है। इन राज्यों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण राज्य का नाम आएगा, जिसका नाम क्या है, असम राज्य। और प्यारे बच्चों, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में असम का एक नाम आता है, और असम राज्य से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। और इस ब्रह्मपुत्र के नदी के कारण ही असम राज्य बाढ़ की चपेट में आता है, परंतु किस ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में। इसके अलावा दूसरा भारतीय राज्य है पश्चिम बंगाल राज्य, और पश्चिम बंगाल राज्य से एक नदी प्रवाहित होती है, दामोदर नदी। वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण दामोदर नदी की वाहिकाओं में बहुत अधिक जल आ जाएगा, तो दामोदर नदी क्या करेगी, वाहिकाओं को तोड़ेगी, और पश्चिम बंगाल राज्य के आसपास के इलाकों में भयानक तबाही का मंजर आपको देखने को मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य भी भारत का प्रमुख बाढ़ प्रभावित राज्य है। कौन सी नदी यहां पर बाढ़ की समस्या के लिए जिम्मेदार है, दामोदर नदी। और इसी कारण प्यारे बच्चों याद रखिएगा, दामोदर नदी को बंगाल राज्य का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण भारतीय राज्य है जो बाढ़ की समस्या से ग्रसित है, इसका नाम बिहार है। और बिहार राज्य से प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी जिसको हम कोसी नदी के नाम से जानते हैं, तो कोसी नदी में वर्षा ऋतु के दौरान नदी की वाहिकाओं में जल अत्यधिक रूप से आ जाएगा, और अब अत्यधिक रूप से मौजूद जल नदी की वाहिकाओं को तोड़ेगा, और बिहार राज्य में तबाही का मंजर क्या होगा, देखने को मिलेगा। और इसी कारण याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बिहार राज्य में मौजूद इस कोसी नदी को बिहार राज्य के शोक के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो भारत के प्रमुख रूप से 3 राज्य बाढ़ प्रभावित हैं, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार। असम राज्य में बाढ़ का कारण ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम बंगाल राज्य में बाढ़ का कारण दामोदर नदी, और बिहार राज्य में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है, कोसी नदी। और इसी कारण दामोदर नदी को बंगाल में का शोक और कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु के अलावा भी आपने भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य का नाम सुना होगा जिसमें वर्षा ऋतु के पश्चात भी बाढ़ जैसे हालात निर्मित होते हैं। यह हालात क्यों निर्मित होते हैं, कौन सा भारतीय राज्य है, आइए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा नवंबर से लेकर के जनवरी माह के बीच हमारे देश में कुछ बाढ़ की घटनाएं हमें सुनाई देती हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह बाढ़ की घटना प्रमुख रूप से एक भारतीय राज्य में सुनाई देगी, और इसका नाम क्या है, आपका तमिलनाडु राज्य है। भारत का कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य। प्रायद्वीपीय भारत में आप लोगों ने देखा होगा, तमिलनाडु राज्य के बारे में सुना होगा।
तो तमिलनाडु राज्य में नवंबर से जनवरी माह के बीच में भयानक तौर पर वर्षा होती है। और यह वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इस वर्षा का प्रमुख कारण है लौटता हुआ मानसून। प्यारे बच्चों, मैं कभी आपको जनरल क्लासेस, जो जनरल स्टडी की क्लासेस होंगी, उसमें संपूर्ण मानसून प्रक्रिया को बारे में बताऊंगा, तब जाकर के विस्तार से इस पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। संविदा शिक्षक का चूंकि पेपर है, इसलिए हम उन्हीं फैक्टों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भारत में नवंबर से जनवरी माह के बीच में भी बाढ़ जैसी घटना दिखाई देती है। और यह बाढ़ की घटना किस राज्य में दिखाई देगी? आपको तमिलनाडु राज्य में। और इस बाढ़ की घटना का प्रमुख कारण क्या होगा? तो लौटता हुआ मानसून, यानी लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु राज्य में नवंबर से जनवरी माह के बीच में भारी वर्षा होती है। इस कारण से बाढ़ जैसे हालात यहां पर क्या होंगे? आपको दिखाई देंगे। यानी वर्षा ऋतु के अलावा भी नवंबर दिसंबर माह में हमारे यहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। कहां बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये सारी बातें आप लोगों ने समझी। अब अंतरिम तौर पर अब हम बात करेंगे कि आखिर इस बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा से कैसे निपटा जाए, या बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा से निपटने के क्या उपाय हैं। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको मानव अपना करके इस बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को जरूर कम कर सकता है। क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, आपदा को रोकना मानव के बस की बात नहीं है, परंतु मानव कुछ ऐसे उपाय जरूर अपना सकता है जिससे आपदा के प्रभाव को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो सबसे पहले जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, उन सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में हमें तटबंधों का क्या किया जाना चाहिए? निर्माण किया जाना चाहिए। ये पहला महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा जो नदी के तटवर्ती इलाके हैं, इन तटवर्ती इलाकों में होने वाली जो मानव की बसाहट है, इस बसाहट को पूर्ण रूप से क्या किया जाना चाहिए? प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो नदी के तटवर्ती इलाके हैं, इन सभी नदी के तटवर्ती इलाकों में वृक्षारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। तो ये वह महत्वपूर्ण उपाय होंगे जिनके माध्यम से हम बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा के प्रभाव से क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने बाढ़ नामक प्राकृतिक आपदा तक बात की। इसके पश्चात आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल की लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस चैनल के साथ जुड़ने की बात कहें और अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखें। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।